हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो स्टैटिक फोर्स एनालिसिस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। तो उसी बेस्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इज the static force analysis does not consider inertia force along with static force. Second, the SI unit of mass moment of inertia is kg per meter square. Third is the mass moment of inertia of a thin disk about its diameter is given by mr square upon 2. So right, तो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि जब भी हम स्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो स्टैटिक फोर्स में हम इनर्शिया फोर्स को कंसीडर नहीं करते, डायनामिक फोर्स में हम कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हम मान के चलते हैं कि ये मेरा आंसर है, लेकिन हमें सेकंड ऑप्शन भी स्टडी करनी चाहिए। मेरा ये मानना है सेकंड ऑप्शन द ऐसा यूनिट ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज केजी पर मीटर स्क्वायर। आपको मैं बता दूं जी, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई के साथ डिनोट करते हैं। वो किसके बराबर होता है? केजी mass, that is mass moment of inertia, I is equal to m k square. what is m? that is mass. what is k? that is radius of gyration. तो मास के यूनिट kg बन गए। अब रेडियस ऑफ gyration के यूनिट मीटर। अब मीटर के इसका स्क्वायर बन जाएगा तो ये बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास ऑप्शन में क्या है? मेरे पास है that is per meter square. And third option is mass moment of inertia of a thin disk about its diameter is given by mr square by 2. लेकिन ये होता है mr square by 2 होता है फॉर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर एक्सिस। अब मेरे पास परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं है तो मेरा ऑप्शन बनेगा m स्क्वायर, दैट इज mr स्क्वायर अपॉन 4 इज द राइट आंसर इसके लिए। तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो मेरा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनर्शिया फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इनर्शिया फोर्स क्या होती है। मेरे पास एक इमेजिनरी फोर्स होती है, जब ये किसी बॉडी पे लगती है तो उसको वे इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आती है, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स के बराबर, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मेरे पास ऑप्शन में गिवन है द फर्स्ट ऑप्शन इज एफ आई इज इक्वल टू एम अपॉन एफ। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेटिंग फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दूसरी ऑप्शन है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस में होनी चाहिए, लेकिन ये प्लस में है। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास सी ऑप्शन बची है, दैट इज एफ आई इज इक्वल टू माइनस एम इंटू एफ, दैट इज द राइट आंसर। इसी तरह मेरे पास कुछ और क्वेश्चन भी आपके, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। So next question is what are the condition for static and dynamic equilibrium। अब स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है? तो हमने प्रीवियस वीडियो जो इसमें लेक्चर हमने स्टडी किया था उसमें था कि सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट, और जो सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस किसी भी बॉडी पे अगर जीरो के बराबर होगा तो वो क्या होगा? मेरे पास कंडीशन फॉर स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम बनेगी। तो मेरे पास ऑप्शन ए में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन बी में मेरे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस नॉट इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द ऑल द मूवमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन सी में मेरे पास दोनों नॉट इक्वल टू जीरो, डी में मेरे पास है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी इज जीरो, एक्टिंग अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इज जीरो। तो ऑप्शन मेरे पास ए इज द राइट आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। अब इस क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये दो फोर्स की बात कर रहा है, टू फोर्सेस की बात कर रहा है, तो दूसरे पार्ट में थ्री फोर्सेस की बात करेगा कि किस कंडीशन के अंडर जो मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है अगर दो फोर्सेज लगती हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जब लेक्चर की बात करें, जब थ्योरी पोर्शन की बात करें, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था टू फोर्स और थ्री फोर्स का। तो वो मैं आपको दोबारा एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, वही सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कि अगर मेरे पास दो फोर्सेस लग रही हैं, अब दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन में होगी, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, तो बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। तो अब हम इसके ऑप्शन स्टडी कर लेते हैं कि ये ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दे रहा है मेरे को। फर्स्ट ऑप्शन इज द फोर्स आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, फर्स्ट ऑप्शन।
Second is the forces act along the same line and in opposite direction. Third is the resultant of three forces should be zero. Fourth is the forces are of the different magnitude. राइट, तो ऑप्शन मेरे पास अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया कि सेम मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, लॉन्ग जो फोर्स की एक्शन होगी वो एक ही लाइन में होना चाहिए, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मेरे पास जो स्टेटमेंट 1 और 2 है वो दोनों ही सही हैं, और जो मेरे पास ऑप्शन 3 और 4 है ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये 3 फोर्सेस के लिए है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये भी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 और 4, बट ये 2 फोर्सेस के लिए नहीं है, 3 फोर्सेस के लिए। तो ऑप्शन सी इज जो कंसीडर कर रहा है ओनली 1 एंड ओनली 2 कंडीशन को, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। तो राइट आंसर इज सी। अब इसी तरह मेरे पास पार्ट 2 का क्वेश्चन है इसी का, दैट इज व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो अभी मैंने आपको बताया 3 बॉडी की बात करेंगे अब। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ देयर फोर्सेस शुड बी जीरो। Second is the line of action of the forces must be intersect at one point known as point of concurrency. Third is the resultant of three forces greater than zero. Sum of all the forces is zero in the same direction. तो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था पहले भी इस पॉइंट कॉन्सेप्ट के बारे में कि जब हमारे पास 3 फोर्सेस की बात होती है, फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, अब जब एक पॉइंट पे ये मीट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। राइट, अब ये भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी किसको बोलते हैं। राइट, तो इसमें भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो मेरे अब इसके हिसाब से द ऑप्शन है मेरे पास ओनली 1 स्टेटमेंट इज राइट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, थर्ड मेरे पास 1 और 2 एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। राइट, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो पहली स्टेटमेंट है सभी का सम रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ शुड बी जीरो, एंड सेकेंड इज द लाइन ऑफ एक्शन वो सेम होना चाहिए, जो भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोल देते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है मेरे पास 2 equal opposite end for parallel forces acting on a body constitute a dash। अब ये फिलअप डाला हुआ है, इसमें हम चूज करेंगे कि क्या बनता है जब ऑपोजिट फोर्स लगती है, पैरेलल फोर्स लगती है, इक्वल होती है, ऑपोजिट होती है, लाइन ऑफ एक्शन वो सेम होता है इनका, तो लेकिन उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। राइट, तो ऑप्शन मेरे पास है ए पेयर, पेयर, दूसरा बी मैकेनिज्म, तीसरा सी स्ट्रक्चर, चौथा डी कपल। अब पेयर क्या होता है कि 2 लिंक का जोड़, मतलब 2 लिंक आपस में ज्वाइन है, उनको हम पेयर बोल देते हैं। अब जो लिंक मेरे पास ज्वाइन है उस पर कोई फोर्स लगती है तो हम पर्टिकुलर वर्क मिलता है तो उसको हम मैकेनिज्म बोल देते हैं। स्ट्रक्चर होता है कि कोई मेरे पास एक बॉडी है वो नंबर ऑफ लिंक के साथ बनी है, जब भी हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं कि उस बॉडी से हमें कोई भी किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं मिलता तो उसको हम स्ट्रक्चर बोल देते हैं। अब बचा कपल। कपल इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने ये स्टडी किया था कि 2 इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस जब भी किसी बॉडी पे लगती हैं तो वो क्या फाइंड होता है, कपल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which method is based on an energy balanced of the system for the static analysis। तो स्टूडेंट इन द प्रीवियस वीडियो हमने स्टडी किया था कि जब भी किसी भी की लिंक के बारे में हमने स्टडी करना कि नंबर ऑफ फोर्सेस किस तरह पे एक्टिंग कर रही है, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे, तो हमारे पास एक फ्री बॉडी डायग्राम रहता था। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत टाइम कंज्यूम होता था, तो हमें कुछ मेथड हमने अडॉप्ट किए थे। जो फर्स्ट मेथड वाज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सेकेंड वाज द मेथड ऑफ नॉर्मल एंड रेडियल कंपोनेंट्स, थर्ड वाज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब जो फर्स्ट मेथड था मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। इसमें क्या करते थे, एक एक कंपोनेंट पे एनालिसिस करते थे। राइट, तो सेकंड मेथड था नॉर्मल एंड रेडियल कंपोनेंट्स। इसमें हम 2 कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे। फर्स्ट में हम करते थे पैरेलल फोर्सेस एक साइड रिजॉल्व करते थे, दूसरे में हम करते थे परपेंडिकुलर फोर्सेस रिजॉल्व करते थे। तो थर्ड मेरे पास था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इसमें हम क्या करते थे कि जो भी एनर्जी बैलेंस्ड इक्वेशन होती थी, जो किसी भी कंपोनेंट पे जो उसकी इंटरनल एनर्जी के साथ वो सिस्टम रिएक्ट करता है, तो उस केस में हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को इस्तेमाल करते थे। तो मेरे पास क्वेश्चन था विच मेथड इज बेस्ड ऑन द एनर्जी बैलेंस्ड ऑफ द सिस्टम फॉर द स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द MCQ क्वेश्चंस। थैंक यू।